नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत यानी कि आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण की पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्वरों के उच्चारण स्थान और उनकी मात्राएं, उनका क्रम और कुल स्वर, कुल मात्राओं की संख्या आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण, अर्थात हिंदी के जो 11 स्वर हैं इन्हें किन किन भागों में वर्गीकृत किया जाता है, किन किन आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो हम आरंभ करते हैं। स्वरों का प्रकार और वर्गीकरण प्रमुख तौर पर 4 आधारों पर किया जाता है मित्रों। उसका पहला वर्गीकरण है, पहला उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण का अर्थ है मित्रों बोलना और अवधि का अर्थ है समय, यानी कि उच्चारण में जो समय लगता है उस समय के आधार पर, अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का प्रकार और वर्गीकरण कितने तरह से किया जाता है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है ह्रस्व स्वर। ये जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या होते हैं ह्रस्व, मूल या लघु स्वर? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, क्योंकि हम जो भेद पढ़ रहे हैं मित्रों वो उच्चारण अवधि के आधार पर पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 1 सेकंड लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं लगभग 1 सेकंड लगता हो, 1 सेकंड लगता हो, यानी किसमें? उच्चारण में 1 सेकंड लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है और लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व इसलिए कह रहे हैं कि उच्चारण में 1 सेकंड लग रहा है। लघु और मूल क्यों कह रहे हैं? पहले हम मूल पर चर्चा कर रहे हैं। मूल इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो हिंदी के कुल 11 स्वर होते हैं उन 11 स्वरों का मूल जो है यही 4 स्वर होते हैं। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री ऋषि। इन 4 स्वरों को हिंदी में ह्रस्व स्वर कहा जाता है और इन्हें मूल भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो 7 स्वर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जिनको दीर्घ कहा जाता है उन सबका बेश आधार यही 4 स्वर होते हैं। अ का दीर्घ रूप आ होता, हम आगे पढ़ेंगे। ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, फिर हम आगे पढ़ेंगे ए, ऐ और ओ, औ, वो भी इन्हीं 4 स्वरों के मिश्रण से बनते हैं। लघु इसलिए कहा जाता है कि जब छंद गणना की जाती है, काव्य शास्त्र में एक प्रकरण आता है छंदों की जब गणना की जाती है तो वहां ह्रस्व स्वरों को ह्रस्व नहीं कहते बल्कि लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी मात्रा गणनाएं लघु के नाम से पहचानी जाती है, इसलिए इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। अब तीनों का एक ही उत्तर है। अगर आपसे पूछ ले कि ह्रस्व स्वर कितने हैं तो भी 4, लघु कितने हैं तो भी 4, मूल पूछे तो भी 4 स्वर होते हैं। दूसरा वर्गीकरण आता है मित्रों उच्चारण अवधि के आधार पर दीर्घ स्वर। देखिएगा ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है, ये इसलिए हमने इसके साथ नीचे लिखा है। फिर आता है लघु, लघु का विलोम शब्द होता है गुरु। ये दोनों चीजें आप साथ साथ सीखते जाइएगा। इसके अलावा इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? संधि स्वर भी कहा जाता है। इन तीनों का एक ही अर्थ निकलेगा। अगर आपसे कहे कि ह्रस्व स्वर कितने हैं तो आप जैसे कह रहे थे ह्रस्व कह दो, मूल कह दो, लघु कह दो, तो भी सबका उत्तर मिलकर के एक ही था कि अ, ई, उ और री होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि दीर्घ क्या है, कितने होते हैं, गुरु कितने होते हैं, संधि कितने होते हैं, तो उसका उत्तर एक ही होगा, 7 स्वर होते हैं। ये ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लगभग 2 सेकंड लगते हो।
2 सेकंड लगाकर जिनका उच्चारण किया जाता है, क्योंकि हम उच्चारण अवधि के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ रहे हैं। जिनमें 1 सेकंड लगेगा उनको ह्रस्व कहेंगे, तो जिनमें 2 सेकंड लगते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, तो गुरु भी कहते हैं और संधि भी कहते हैं। अब प्रश्न है कि इसको गुरु क्यों कह रहे हैं? ह्रस्व इसलिए कह रहे हैं कि 1 सेकंड लग रहा था, ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है इसलिए 2 सेकंड लग रहे हैं, इसलिए दीर्घ कह रहे हैं। अब इन्हीं को गुरु इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से छंद योजना में ह्रस्व स्वरों को लघु के नाम से पुकारा जाता है, उसी तरह से दीर्घ स्वरों को छंद योजना के दौरान गुरु के नाम से पुकारा जाता है। लघु का विलोम भी गुरु होता है, ये ध्यान दीजिएगा। विलोम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप आसानी से कर सकते हैं। ह्रस्व का विलोम दीर्घ होगा और लघु का विलोम गुरु होगा। इन 7 स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि संधि स्वर क्यों कहा जाता है? तो मित्रों, स्वर संधि के जो 5 उपभेद होते हैं उनमें हम आगे चल करके पढ़ेंगे संधि के दौरान कि आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इन तीनों स्वरों का निर्माण स्वर संधि के दौरान होता है। हिंदी की दीर्घ स्वर संधि के दौरान इन तीनों का प्रयोग होता है। 2 समान जाति के स्वर अ मिलकर के आ बन जाता है, अथवा अ और आ हो भी आ बनता है, अर्थात दीर्घ होता है। ये दीर्घ ई बनता है, दीर्घ उ बनता है। इन 2 स्वरों का निर्माण गुण संधि के दौरान होता है। अ और ई मिलकर के ए बन जाता है, ए और उ मिलकर के ओ बनता है। अर्थात संधि की प्रक्रिया के दौरान इन शब्द वर्णों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। और इन 2 स्वरों का निर्माण मित्रों वृद्धि संधि में होता है, यानी कहीं न कहीं संधि के दौरान इन शब्दों का निर्माण होने के कारण इन स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। अर्थात ये हमारे कुल 11 स्वर हो गए। पहला हमारा वर्गीकरण हुआ मित्रों उच्चारण अवधि के आधार पर। अब हिंदी और संस्कृत में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। हिंदी में अगर आपसे पूछे कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण कितने होते हैं, तो आप उत्तर 2 करेंगे। लेकिन यही प्रश्न कभी कभी संस्कृत जैसे विषय में पूछा जाता है, तो वहां इसका आंसर 3 होता है। अब वहां हम संस्कृत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? पढ़ हिंदी रहे हैं, हम अनावश्यक दूसरे विषय की चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि इस औसत विद्यार्थी, सामान्यतः विद्यार्थी जब रीट जैसे विषय देते हैं, तो वहां पर भाषा 1 और भाषा 2 के दौरान वो कई बार हिंदी और संस्कृत चुनते हैं। वही प्रश्न उनका यहाँ पूछ लिया जाता है और वही प्रश्न उनको संस्कृत में पूछ लिया जाता है। अब प्रश्न है कि वहां 3 कौन सा होता है? वहां जो तीसरा भेद होता है वो होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर। अब प्रश्न है कि प्लूत स्वर होते क्या हैं? हमारे पास तो स्वरों की संख्या 11 ही है और सब आपने तो पूरे 11 स्वर पूरे भी कर दिए। भाई हमने 4 किस्में ले लिए, ह्रस्व में ले लिए, 7 किस्में ले लिए, दीर्घ में ले लिए। अब हमारे पास स्वर तो बचे ही नहीं, तो फिर कैसे बच गए? कौन सा प्लूत में लाओगे? तो प्लूत स्वर होते क्या है पहले ये समझिएगा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण लगभग 3 गुना समय लगाकर, यानी कि अगर ह्रस्व स्वर है वो 1 सेकंड में बोला जा रहा है, अगर उसी एक ह्रस्व स्वर को आपने 3 गुना समय लगा करके अगर बोल दिया तो वो ह्रस्व स्वर ही प्लूत स्वर बन जाता है। यानी कि हिंदी के पूरे 11 स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है। देखिए हमारे पास स्वर 11 थे, हमने पूरे कर लिए। अब प्लूत में आएगा क्या? तो यही जो 11 स्वर है इन्हीं को ही प्लूत बनाया जा सकता है। अगर किसी स्वर को प्लूत बनाना है तो उस स्वर के बाद में, यानी जैसे आगे निकलेंगे हम लोग, तो उसके बाद में, पूर्व में नहीं बल्कि उसके पीछे की तरफ हिंदी का 3 दर्शा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक शब्द लिखते हैं ओम, इसका उच्चारण ओम है और इसको मैं इस तरह लिखूं ओम, तो यहां आप देख रहे हैं कि इस तरह के चिन्ह का आप प्रयोग कर रहे हैं। इस चिन्ह का अभिप्राय यह है कि इससे पूर्व जो स्वर है वो अब दीर्घ नहीं है, क्योंकि ओ दीर्घ होता है, हमने ऊपर लिख रखा है श्वेत बोर्ड पे। अब ओ दीर्घ होता है, लेकिन इस शब्द के दौरान ओ अब दीर्घ नहीं है, क्योंकि यहां पर इसके आगे हमने 3 दर्शा दिया। अर्थात इस स्वर का उच्चारण अब हम 3 गुना समय लगा करके करेंगे, इसलिए स्वर प्लूत के नाम से जाना जाता है। हिंदी के सभी 11 स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्वर को प्लूत बनाना है तो उसके आगे आप 3 का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों के उच्चारण में भी अंतर है।
यहां अगर मैं इसे पूछूं कि ह्रस्व है, दीर्घ है या कैसा है, तो यहां आप कहेंगे दीर्घ स्वर है। लेकिन यहां पर ये जो स्वर है ये अब दीर्घ नहीं है, ये प्लूत बन गया है, क्योंकि इसके आगे 3 जो लिखा है वो इस बात का संकेत है कि इस स्वर को 3 गुना समय लगा करके बोलना है। यानी कि आ, जैसे अ में 1 सेकंड लग रहा है, आ 2 सेकंड लग रहा है, ई उ री ए ऐ ओ औ, तो इन स्वरों को जब बोल रहे हैं तो उसमें 2-2 सेकंड लग रहा है। अब लेकिन अब इसको जब आप बोलेंगे इन दोनों को, ये ओम है, ये ओम, तो आप यहां इस ओ के साथ क्या कर रहे हैं, इस ध्वनि का उच्चारण देर तक कर रहे हैं, अर्थात 3 गुना समय लगा कर रहे हैं, तो ये स्वर प्लूत के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए किसी पूरी पंक्ति को प्लुत बनाना है, एक प्रश्न ये आता कि इनका हिंदी में उपयोग कहाँ है। देखिए हमने अभी भी चर्चा की कि अगर हिंदी में पूछे उच्चारण अवधि के आधार पर कितने भेद है, तो आप भेद 2 ही करेंगे, और यही प्रश्न आपको संस्कृत में पूछ रहे तो वहां भेद आप 3 करेंगे। अब प्रश्न ये है कि हिंदी में इनका उपयोग कहाँ है। प्लुत स्वरों का प्रयोग मोटे तौर पर हिंदी में हमारे अपने किसी निकटतम व्यक्ति को जब हम संबोधित करते हैं, उस समय हम प्राय देखते हैं कि उसकी अंतिम ध्वनि को हम बहुत लंबा बोल देते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है, मान लीजिए मैंने मौसी, अब ये जो शब्द बोर्ड पर लिखा है इसका उच्चारण है मौसी, लेकिन हम निकटता के आधार पर बहुत नजदीकी व्यक्ति होते हैं तो हम उसको आवाज इस तरह देते हैं मौसी, तो आपने जो अंतिम ई की ध्वनि थी उसको लंबा बोल दिया। लंबा बोलने से वो जो दीर्घ स्वर था ये क्या बन गया, प्लुत बन गया, यानी कि यहां पर जो ई है वो प्लुत के तौर पर जाना जाएगा। दूसरा इसका और कहां प्रयोग होता है, इनका संस्कृत के लिखे श्लोकों में इनका प्रयोग होता है, और हिंदी में और सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है संगीतात्मक धुन बनाने में। कहीं पर संगीत की धुन बनानी हो तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। संगीतात्मक धुन बनाते समय प्राय प्रत्येक पंक्ति के हर स्वर को प्लुत बोलना पड़ता है, उसको लंबा बोलना पड़ता है, इसलिए एक एक स्वर के आगे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पूरी पंक्ति के अंत में जाकर के दोनों खड़ीपाई के मध्य में, पूर्ण विराम के मध्य में 3 दर्शा दिया जाता है। इस 3 का अभिप्राय यह है कि इस पंक्ति में जितने भी शब्द स्वर हैं वो सभी, चाहे ह्रस्व आए हो चाहे वो दीर्घ आए हो, सबको किसके रूप में प्रयोग करना है, प्लुत के रूप में प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आप एक आरती वगैरह पढ़ते हैं, ओम जय जगदीश, इसका यही उच्चारण है, अभी हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो यही है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ये ओम शब्द है, ये जय है, यहाँ पर हम ओम लिख रहे हैं, जय लिख रहे हैं, ये जगदीश है, लेकिन जब हम आरती का उच्चारण करते हैं उस समय हम इस संगीतात्मक धुन पे बोलते हैं, लंबे बोलते हैं, ओम जय जगदीश, इस तरह हम इसको लंबा बोल रहे हैं। तो ये प्रत्येक स्वर को अगर प्लुत बनाना है तो पूरी पंक्ति के अंत में जाकर के इस 3 का प्रयोग कर लिया जाता है। तो मित्रों कहानी एक बार वापस समझिएगा, हम स्वरों के प्रकार वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं उच्चारण अवधि के आधार पर 2 उपभेद करना है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी विकल्प में 2 नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हिंदी के प्रश्न में भी 3 उत्तर कर लेना चाहिए, और तीसरा कौन सा करना है, प्लुत करना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है जब तक 2 विकल्प में हैं आपको पहले क्या करना है, 2 ही उत्तर करना होता है। दूसरा प्रकार आता है मित्रों इसका होठों की आकृति के आधार पर, यानी स्वरों का दूसरा वर्गीकरण होठों की आकृति के आधार पर, यानी कि हमारे पास जो 11 स्वर हैं उन 11 स्वरों को हमने पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर विभाजित किया। अब हम कह रहे हैं कि उच्चारण में समय कितना लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे उस समय हमारे होठ किस प्रकार की आकृति का निर्माण करेंगे, उस आकृति के आधार पर भी 2 उपभेद किए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है मित्रों रीट में, सेकंड ग्रेड में, जहां जहां वर्ण विचार का प्रकरण होता है वहां एक एक बिंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं कि होठों की आकृति के आधार पर कितने उपभेद होते हैं, और कभी कभी तो इसके मध्य से भी प्रश्न कर लेते हैं कि कौन सा किस भेद में जाएगा। जिस तरह अभी हमने 2 भेद पढ़े कि कौन सा ह्रस्व और कौन सा दीर्घ है और कौन सा कब प्लुत बन जाता है, उसी तरह होठों की आकृति के आधार पर 2 उपभेद होते हैं। पहला है वृत्ताकार, 2 उपभेद होते हैं। पहला है वृत्ताकार, वृत्त जैसा आकार, वृत्ताकार। वृत्त कैसा होता है मित्रों, गोल, यानी कि
जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल बन जाते हो, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ क्या बन जाते हो मित्रों, गोल बन जाते हो, उन्हें वृत्ताकार या वृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। अर्थात होंठ गोल बन जाते हो। मैं संक्षिप्त तौर पर लिख रहा हूं मित्रों, समझने पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। यानी होंठ गोलाकार बन जाएंगे, उन स्वरों को वृत्ताकार स्वरों के नाम से जाने जाता है। देखिए हमारे पास 11 स्वर है, मैं बोल रहा हूं, आप जरा कंसंट्रेट कीजिएगा मेरे होठों की ओर कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको बोलने में होंठ गोल बन रहे हैं। मैं पूरे 11 स्वरों को बोल रहा हूं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हमने इन 11 स्वर के उच्चारण के दौरान देखा कि 4 ऐसे स्वर थे जिनके उच्चारण के दौरान होंठ गोल आकृति बना रहे थे, उन्हें वृत्ताकार कहेंगे। और ऐसे स्वरों की संख्या मित्रों 4 है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ। इन 4 स्वरों को मित्रों वृत्ताकार स्वरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, बात को, विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें, रटना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। अगर हमारी स्मरण शक्ति तीव्र नहीं हो, तेज नहीं हो, तो कई बार ऐसी चीज़ें कुछ समय बाद विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए समझिएगा, वृत्त का मतलब है गोल, यानी कि सीधी सी कहानी, अगर होंठ गोल बन जाएंगे तो वृत्ताकार है। आप अगर मन में सोच भी लेंगे कि मुझे ऊ बोलना है, आप जैसे ही, मेरा नाम भी उगमाराम है, मैं अपना नाम ऊ से शुरू करूँ तो होंठ पहले गोल बन जाएंगे। अगर आप होंठ गोल नहीं बनने दोगे तो ऊ का उच्चारण नहीं होता है। हम अभी चर्चा करेंगे। सब इंस्पेक्टर में एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक स्वर है जिसके उच्चारण के दौरान यदि नीचे का एक होंठ काट दें तो उसका उच्चारण संभव नहीं है। और वहाँ पर 4 विकल्प थे, उसमें एक विकल्प ओ था, बाकी 3 विकल्प इससे परे थे। तो भाई अगर होंठ गोल नहीं बनेंगे, नीचे का होंठ काम नहीं करेगा, तो वो स्वर का उच्चारण नहीं हो सकता है। इसका दूसरा उभेद है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार यानी वृत्त जैसा नहीं होगा। आ का अर्थ होता है नहीं, अ एक उपसर्ग है और इसका अर्थ सदैव नहीं होता है, यानी होंठ वृत्त जैसे नहीं बनेंगे। अब वृत्त जैसे नहीं बनेंगे इसका मतलब फैले हुए रहेंगे। तो परिभाषा भी यही होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते, अर्थात फैले हुए रहते हैं, उन स्वरों को अवृत्ताकार अथवा अवृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। और अर्थात होंठ गोल नहीं बनेंगे, फैले हुए रहेंगे। कैसे होंगे मित्रों? फैले हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। ऐसे स्वरों की संख्याएं 7 हैं। अब इन 4 के परे जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? अवृत्ताकार हैं। कौन कौन से बच गए मित्रों? एक तो अ हो गया, आ हो गया, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, है ना, री ऋषि और ए ऐ। इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर का, माफी चाहूंगा, अवृत्ताकार स्वरों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं बनेंगे, फैले हुए रहते हैं। यह दूसरा वर्गीकरण था मित्रों। तीसरा वर्गीकरण आता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। यानी कि पहले कह रहे थे कि उच्चारण में समय कितना लग रहा है उसके आधार पर बताइए, तो हमने कहा 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। 2 नहीं होते हैं तो 3 करना है। फिर कहा कि समय क्या लग रहा है उससे अभिप्राय नहीं है, होंठ कैसी आकृति बनाएंगे, तो हमने कहा उस आधार पर 2 होंगे, जिनमें गोल बनेंगे वो वृत्ताकार है, जिनमें गोल नहीं बनेंगे वो अवृत्ताकार हैं। अब हम कह रहे हैं कि इन्हीं 11 स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात जिह्वा कौन से भाग से सक्रिय है। अर्थात जिह्वा की सक्रियता के आधार पर किए गए वर्गीकरण को जिह्वा के आधार पर हम वर्गीकरण कह रहे हैं। तीसरा जिह्वा अर्थात जीभ, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर
जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 उपभेद किए जाते हैं। जीभ की स्थिति के आधार पर 3 उपभेद होते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं, एक होता है अग्र स्वर, अग्र का मतलब है मित्रों आगे। दूसरा होता है पश्च स्वर और एक होता है मध्य स्वर। कौन अग्र होगा, कौन पश्च होगा, कौन मध्य होगा, ये निर्भर करेगा कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे उस समय जीभ का कौन सा भाग ज्यादा सक्रिय है। सक्रिय की नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ज्यादा सक्रिय। जहां जो भाग ज्यादा सक्रिय होगा वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ज्यादा सक्रिय हो, जीभ का अगला भाग ज्यादा सक्रिय हो, उन्हें क्या कहेंगे मित्रों? अग्र स्वर कहा जाता है। अब कौन होंगे अग्र स्वर? यदि आपको उच्चारण स्थान वाली कहानी अच्छे से समझ में आ गई है तो उम्मीद करता हूं कि अग्र में कौन आएंगे आप स्वतः पता लगा सकते हैं। देखिए, हमने कहा अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। मुझे बताइए, कंठ आगे की तरफ है या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ है, तो स्वाभाविक है कि जीभ का आगे का भाग सक्रिय नहीं रहेगा। हम बोल के देख रहे हैं अ आ, जीभ आगे से बिल्कुल सक्रिय नहीं है क्योंकि कंठ पीछे है। अब हम बोलेंगे ई, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। स्वाभाविक है कि जीभ जब तालु की तरफ जाएगी तो कहां से सक्रिय रहेगी? आगे की तरफ सक्रिय रहेगी। इसका मतलब ई और ई का कहां जाएंगे? अग्र स्वर में शामिल होंगे। फिर हम कह रहे हैं ऊ। अब देखिए, ऊ बोल रहे हैं, होठ काम कर रहे हैं लेकिन जीवा समानांतर है। फिर हम बोल रहे हैं री। अब मुझे बताइए, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और मूर्धा को अगर जीवा की तरफ, मूर्धा की तरफ जाएगी तो स्वाभाविक है कि जीभ कहां? पीछे से सक्रिय होगी कि आगे से? क्योंकि मूर्धा तो ऊपर वाला आगे वाले दांत के ऊपर की तरफ है, तो जीवा आगे से सक्रिय होगी। इसका मतलब री ऋषि भी किस में जाएगा? अग्र में जाएगा। अब आता है ए ऐ। हमने पढ़ा ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कि उसका उच्चारण कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, लेकिन दोनों में से ज्यादा सक्रिय कहाँ है? तो ए ऐ का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग ज्यादा सक्रिय रहता है। ए ऐ इन्हें, इसलिए इन्हें भी अग्र स्वर कहा जाता है। यानी कि अग्र स्वरों की संख्याएं कितनी हुई मित्रों? 5 हुई। कौन कौन से? ई री ए ऐ। दूसरा आता है मध्य। हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, मध्य को हम पहले पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। अब मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर वो स्वर होगा जिसके उच्चारण में जीभ का बीच का भाग ज्यादा सक्रिय हो, जिह्वा बीच वाले पार्ट से बहुत ज्यादा सक्रिय हो, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। एक स्वर इसमें आता है अ से अनार वाला, अ स्वर इसमें आता है, यानी जिसका बीच का भाग, यानी जहां बीच का भाग ज्यादा सक्रिय हो, एक स्वर इसमें शामिल होता है मित्रों अ वाला, एक ही इसमें आता है। अब देखिए, जब आप अ को बोलेंगे, उच्चारण कंठ है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि ज्यादा सक्रियता कहाँ दिखा रहा है, वही उसका उच्चारण स्थान होगा। जब आप अ बोलेंगे तो जीभ पीछे वाले भाग से सक्रिय, लेकिन यहाँ का जो बीच का पार्ट है, जैसे आप अ बोलेंगे तो जीभ बीच में से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। ओ अमर वाला, अकबर वाला, अजमेर वाला, अपने अजमेर वाला है ना, अपना अजमेर, अकबर, ओ जो बोल रहे हैं उसके उच्चारण के दौरान जीवा बीच में से ऊपर की तरफ हो रही है, यानी बीच का भाग ज्यादा सक्रिय है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहा जाता है। तीसरा आता है मित्रों इसका पश्च स्वर। पश्च का मतलब है पीछे वाला भाग, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग ज्यादा सक्रिय हो उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। अब जो बच गए स्वतः ही क्या है? पश्च स्वर है। फिर भी हम तो चाह रहे हैं कि उच्चारण के दौरान पीछे वाला भाग ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। देखिएगा, हम बोल रहे हैं पूरे बीच में से काम कर रही है आ
ई ऊपर से काम कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। ऊ फिर पीछे से काम कर रही है। री आगे से काम कर रहा है। ए आई आगे का ज़्यादा सक्रिय है। ओ औ होठ काम कर रहा है लेकिन जीभ पीछे से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए उन बचे हुए 5 स्वरों को पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग ज़्यादा सक्रिय हो उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। पश्च स्वरों की संख्याएं भी 5 हैं मित्रों। ऊ, एक तो आपका आ हो गया, ऊ ह्रस्व दीर्घ ऊ, ओ और औ। इन 5 स्वरों को दीर्घ स्वर, मैं चाहूँगा पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। ये आपके पूरे 11 स्वर हो गए। तीसरा वर्गीकरण था मित्रों होठों और जिह्वा की स्थिति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण आता है मित्रों मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों का। चौथा वर्गीकरण मुख की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति यानी मुख की स्थिति कैसी रहेगी, मुख की स्थिति के आधार पर कह रहे हैं। देखिए पहले कह रहे समय कितना लग रहा था, फिर कह रहे थे होठ कैसी आकृति बना रहे हैं, फिर कह रहे थे कि जीभ की क्या स्थिति है, अब कह रहे हैं मुख की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात मुख कितना खुलेगा उसे मुख की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा मुख विवर कितना खुलता है, ये जो मुख द्वार है ये कितना खुलता है, उसके आधार पर 4 उपभेद किए जाते हैं मित्रों। चारों में से पहला उपभेद है आपका संवृत स्वर। संवृत का शाब्दिक अर्थ है मित्रों सिकुड़ना। संवृत का शाब्दिक अर्थ है सिकुड़ना। संवृत का अर्थ है सिकुड़ना। सिकुड़ना इसका मतलब है कि मुख खुलेगा नहीं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग सिकुड़ा हुआ ही रहेगा, यानी बहुत ही कम खुलता हो। अब बहुत कम खुल रहा है इसका मतलब क्या है, अधिकतम मात्रा में सिकुड़ा हुआ है। मान लीजिए मेरा मुख इतना खुलता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग 25% खुलता हो, अब 25% ही खुल रहा है, स्पष्ट है कि 75% बंद है, और 75% जब बंद है तो स्वाभाविक है कि वो अधिकतम मात्रा में क्या है, सिकुड़ा हुआ है, और जो अधिकतम मात्रा में सिकुड़ा हुआ उसका नाम ही, वेद का नाम ही क्या है, संवृत स्वर है। कौन कौन से ऐसे होंगे, तो हम कह रहे हैं कि उन्हीं को संवृत कहेंगे जिनके उच्चारण में मुख द्वार केवल 25% ही खुलेगा। अब मैं 11 स्वरों को बोल रहा हूं, देखिएगा आप ऐसे कौन से स्वर हैं जिनमें 25% खुल रहा है। मैं एक बार पूरा मुख, मेरा हर व्यक्ति का अपना अपना बोलने के आधार पर हो सकता है, मेरा मुख कितना खुलता है। अब आप देखिएगा पूरे 11 बोल रहे हैं, कौन सा है जिसमें बहुत कम खुल रहा है, अ आ ई ऊ री ए आई ओ औ, देखिए तेज खुलने लगे। 5 ऐसे स्वर थे, ई ऊ, देखिए ई ऊ री, अ आ ए आई ओ औ, मुख ज्यादा खुल रहा है, यानी कहीं आधा खुल रहा है, कहीं आधे ज्यादा खुल रहा है, कहीं पूरा खुल रहा है, लेकिन 5 ऐसे स्वर थे जिनमें मुख द्वार 25% खुल रहा है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 5 हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं आपका, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ऋषि, ये मूर्धन्य ध्वनि। ये 5 स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। दूसरा उपभेद होता है मित्रों इसका अर्ध संवृत। दूसरा उपभेद है अर्ध संवृत। नाम से स्पष्ट है, अर्ध का मतलब है मित्रों आधा, और संवृत का शाब्दिक अर्थ है मित्रों सिकुड़ना। अब आधा सिकुड़ेगा इसका मतलब है कि लगभग 50% खुल जाता हो। अर्ध संवृत, अर्ध का अर्थ है आधा, संवृत का मतलब वही सिकुड़ना अथवा बंद रहना, दोनों अर्थ है इसके, सिकुड़ना अथवा बंद रहना। यानी कि संवृत में कह रहे थे लगभग बंद था, यहां कह रहे अर्ध संवृत, यानी कि आधा बंद रहेगा और आधा खुला रहेगा। यानी परिभाषा ये होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुल जाता हो, लगभग आधा
खुलता हो, उन्हें क्या कहेंगे? अर्ध संवृत कहेंगे। अब देखिएगा ऐसे कौन से स्वर होंगे जिनमें मुख द्वार आधा खुल रहा है, मैं पूरे बोल रहा हूं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इन दो स्वरों में मुख द्वार लगभग आधा खुल रहा है। दो स्वर ए और ओ, इनको अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। ये दो स्वर आपके अर्ध संवृत स्वरों में शामिल किए जाते हैं। तीसरा आता है मित्रों अर्ध विवृत। हम पहले अर्ध विवृत पढ़ रहे हैं, मैं विवृत का अर्थ आपको एक बार समझा देता हूं। विवृत का अर्थ है मित्रों फैलना। विवृत का अर्थ क्या है? फैलना, यानी कि पूरा फैलना। लेकिन हम इससे पहले कह रहे हैं पूरा फैलना का से आधा, यानी अर्ध विवृत कह रहे हैं आप। स्पष्ट है कि पूरा नहीं फैलेगा, बल्कि पूरे से कम होगा लेकिन आधे से अधिक होगा। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग 75% खुल जाता हो, अर्थात आधे से अधिक और पूरे से कम खुलता हो, उन स्वरों को अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। और ऐसे स्वरों की संख्या मित्रों 3 होती है। अ, ऐ और औ। इन 3 स्वरों को अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। और चौथा अंतिम आता है मित्रों विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है फैलना, यानी मुख द्वार लगभग 100% खुल जाता हो, उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। और ऐसी श्रेणी में मित्रों केवल एक स्वर आता है आ। और सामान्य तौर पर जब आप बोलते हैं आ, देखिएगा मुख पूरा खुल जाता है। मैं बोल रहा हूँ स्वाभाविक तौर पर भी। अब हम इसको पूरे को क्रम से बोल रहे हैं, आप लोग देखिएगा मैं इसी क्रम से बोलूँगा, अपने आप मालूम चलेगा कि किन में मुख 25% खुल रहा है। कहीं ऐसे हैं जिसमें आधा खुल रहा है, 50% खुल रहा है। कहीं ऐसे होंगे जिसमें आधे से ज़्यादा, पूरे से कम 75% खुल रहा है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें लगभग पूरा खुल जाएगा। जैसे मैं इसी क्रम से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा ई, उ, री, ए ओ, अ, ऐ, औ, आ, यानी पूरा खुल जाता आ में। ये चौथा वर्गीकरण था मित्रों स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण का। हमने अब तक पढ़ा कि स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण 4 आधारों पर किए जाते हैं। पहला हमने पढ़ा उच्चारण अवधि के आधार पर, यानी 2 उपभेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जो ह्रस्व है उनको लघु और मूल भी कहा जाता है। ये ऐसे स्वर होते हैं जिसमें लगभग 1 सेकंड लगता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 4 होती है। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 2 सेकंड लगते हो, उन्हें दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को गुरु और संधि भी कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 7 होती है। एक और उपभेद होता है प्लूत, जिसको हिंदी में तो नहीं करना है, संस्कृत में प्राय पूछा जाता है कि प्लूत क्या होता है। तो हमने आपको समझाया कि जिन स्वरों का उच्चारण आप 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, बल्कि लगभग 3 सेकंड लगा करके करते हैं, 3 गुना समय लगा करके करते हैं, तो उन स्वरों को प्लूत कहा जाता है। हिंदी के सभी स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है। अगर किसी को प्लूत बनाना है तो उसका आगे हिंदी के का 3 दर्शा दिया जाता है, तो स्वतः ही प्लूत बन जाता है। फिर हमने पढ़ा दूसरा वर्गीकरण इसका, होठों की आकृति के आधार पर 2 उपभेद किए जाते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो होते हैं जिनमें होठ गोल बन जाते हैं, अवृत्ताकार वो होते हैं जिनमें होठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्याएं 4 है, अवृत्ताकार की संख्याएं 7 है। ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा वृत्ताकार है और कौन सा वृत्ताकार नहीं है। तीसरा वर्गीकरण मित्रों हमने पढ़ा जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अर्थात जीभ का कौन सा भाग ज्यादा सक्रिय है, उस जीभ की जो सक्रियता है, उस सक्रियता के आधार पर हमने 3 उपभेद पढ़े, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र वो होते हैं मित्रों जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ज्यादा सक्रिय हो। 5 स्वर इसमें शामिल किए जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है या नहीं है, कौन सा मध्य है, कौन सा पश्च है।
चौथा वर्गीकरण अभी अभी हमने पढ़ा है मुख की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख कितना खुलता है, इस आधार पर 4 उपभेद किए जाते हैं। और चारों में से पहला हमने पढ़ा संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा अर्धविवरित और चौथा विवरित प्रश्न। अब इससे कठिन प्रश्न अगर बनाना है तो परीक्षक कैसे बनाता है? 2 तरह से। अगर सरल प्रश्न है तो पूछ लेगा कि कौन सा संवृत है, कौन सा नहीं है, कौन सा अर्धसंवृत है, तो आपको समझा दिया, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब इसका एक कठिन प्रश्न अगर अपन बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? कभी कभी परीक्षक ये होता है कि आपने जो इतना सारा पढ़ा है, यानी लगभग जो आपने आधे घंटे की क्लास का विषय जो पढ़ा या आपने 1 घंटे जो अध्ययन किया, उसको कई बार परीक्षक परीक्षा के दौरान एक ही प्रश्न में पूरा कर लेता है। और वो कैसे करता है? एक कठिन प्रश्न का निर्माण करता है। प्रश्न बनाएगा कि निम्नलिखित में से आस्वर के बारे में सही कथन है, सही कथन या विकल्प कुछ भी कह सकता है कि ऐसा कौन सा कथन है, ऐसा कौन सा विकल्प कथन है जो आस्वर के बारे में सही है। अब वो पहला कथन नंबर 1 या विकल्प नंबर 1 कहेगा और उसमें आपने जो अब तक स्वरों के बारे में पढ़ा उस सबको समावेशित कर लेगा। जैसे कि आपने पढ़ा कि आ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे कंठी ध्वनि कहा जाता है, तो वो लिखेगा कंठ या कंठे, कुछ भी लिख दे, दोनों एक साथ लिख दे, ये इसका उच्चारण स्थान है। फिर वो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखेगा। आपने अभी पढ़ा कि ये उच्चारण अवधि के आधार पर दीर्घ स्वर है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा मित्रों? बिल्कुल पढ़ा आपने। फिर कहा कि ये होठों की आकृति के आधार पर अवृत्ताकार है। आपने अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अवृत्ताकार है, अवृत्ताकार है। फिर आपसे पूछा, अभी हमने इसके बाद पढ़ा कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर ये पश्च स्वर है, और मुख की स्थिति के आधार पर हमने पढ़ा कि ये विवरित स्वर है। कैसा स्वर है मित्रों? विवरित स्वर है। अब क्या करेगा? ये पहला विकल्प परीक्षक ने दिया है, बाकी के 3 विकल्प और वो बनाएगा और तीनों विकल्पों में से कोई एक चीज बदल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अवृत्ताकार की जगह वो वृत्ताकार लिख देगा, यहाँ बाकी वही हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो है वृत्ताकार कर दिया, बाकी वही चीज रख देगा। तीसरे में कोई एक बदल देगा, चौथे में कोई एक बदल देगा। फिर आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो आ स्वर के बारे में पूरी तरह से सही है। देखिए मित्रों, प्रश्न बिल्कुल 1 नंबर का है आपका, चाहे 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, लेकिन एक ही प्रश्न में स्वरों के बारे में पढ़े गए पूरे के पूरे विश्लेषण और विवेचन को इसमें पूछ लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली कहानी आती है मित्रों अयोगवाह, यानी कि हमने अब तक पढ़ा है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। उन 52 में 11 तो स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह है, 2 द्विगुणी है और 4 संयुक्ताक्षर है। प्रश्न यही था कि आप पूरे के पूरे 52 को वर्ण कह रहे हो, तो इन 11 वर्णों में ऐसा क्या है जिस कारण से आप इन्हें स्वर के नाम से पुकार रहे हो। और अब तक जो हमने पढ़ा वो इसी चीज को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन किया है कि इन 11 को क्यों स्वर कहा जाता है। हमने पढ़ा इनकी परिभाषाएं कि उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, उच्चारण देर तक कर सकते हैं, मुख द्वार खुला रहता है, सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं, विकल्प में दोनों हो तो प्राथमिकता घोष को दी जाती है। फिर हमने उच्चारण स्थान पढ़ा, फिर हमने प्रकार और वर्गीकरण पढ़ा। ये अब तक हमने स्वरों का विश्लेषण किया है। अब हम अगले 2 वर्णों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अगले 2 वर्ण आते हैं मित्रों अयोगवाह। क्या है अयोगवाह? तो देखिएगा। चलिए कितना टाइम क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।